जहाँ 4 लोग आसपास घूम रहे थे, वही अनामिका का होटल बिना ग्राहकों का सूना पड़ा हुआ था। इसीलिए दुखी मन लेकर अनामिका काउंटर के पास बैठी हुई थी। रसोइया रमनी और साफ सफाई करने वाली सुजाता भी बस अनामिका के चेहरे की तरफ दुखी होकर देख रही थी। रमनी दीदी, सुजाता, होटल ठीक से चल नहीं रहा है। ऐसी परिस्थिति भी नहीं कि मैं तनख्वाह दे सकूं। आप लोग कहीं और जाके काम ढूंढ लीजिए। अनामिका की ऐसी बातें सुनके दुखी होके सुजाता और रमनी वहाँ से चली जाती है। अनामिका दुखी होकर बहुत रोती है। फिर होटल बंद करके वो घर चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह क्योंकि रमेश को देर हो गई थी, इसीलिए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होके वो जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। ठीक उसी वक्त अनामिका पति के पास दुखी होकर जाती है। अनामिका, लंच बॉक्स तैयार हो गया ना? हो गया जी। वैसे ही आपसे मैं कुछ कहने का सोच रही थी। कहूँ क्या? क्या? होटल में कोई कस्टमर नहीं है, तुम बैठ के मक्खी उड़ा रही हो, यही ना? हाँ जी, यही पूछ रही थी कि होटल को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे कस्टमर वापस ले आया जाए। कोई आइडिया है तो बताइए ना। कब से पूछ रही हूँ, आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। मुझे इतना समय कहाँ मिल रहा है अनामिका, तुम तो देख रही हो ना। ऑफिस का काम भी ऑफिस में खत्म नहीं हो रहा है, उसे घर पे लाके कर रहा हूँ। वो तो सच है, पर एक बात मत भूलिएगा, हमने जो होटल से मुनाफा कमाया था, उन्हीं पैसों से आपको ये नौकरी मिली थी। तो तुम क्या चाहती हो, मैं रोज जाके होटल की पूजा करूं? रमेश की ऐसी बातें सुन के अनामिका को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखें नम हो जाती है। वो हॉल में चली जाती है। कॉफी टेबल के ऊपर से लंच बॉक्स लेके जहाँ बाइक लगी हुई थी वहाँ लाके वो इंतजार करती है। तब तक रमेश भी तैयार होके ऑफिस जाने के लिए बाइक के पास आ जाता है। मानो मेरी बात अनामिका, होटल बंद कर दो। अब मैं दोनों हाथों से बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। ऐसा कहकर रमेश अपनी बाइक लेके ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब चूंकि कुछ करने को नहीं था, अनामिका की सास शारदा, जो कि खेत में मजदूर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं देखने गई थी, उनके लिए डब्बे में खाना भरती है और वो डब्बा लेके एक पेड़ के नीचे जाके रुकती है। बहू को देखकर सासू माँ भी पेड़ के नीचे आ जाती है। अरे बहू, बेटा ऑफिस चला गया? हाँ माँ जी, चले गए। उन्हें भेज कर ही आपके लिए लंच बॉक्स भर के लेकर आई। माँ जी, जो कहा था उस बारे में सोचा? अरे बहू, जो होटल चल नहीं रहा है उस बारे में तुम इतना क्यों सोच रही हो? होटल जब अच्छा चल रहा था, मुनाफे से हमने ये जमीन खरीदी थी। अभी बेटा ऑफिस भी जा रहा है, हमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं। सही बात कह रही हूँ ना बहू? मैं भूल गई हूँ, अब तुम भी भूल जाओ। उनकी ऐसी बातें सुन के अनामिका को वहाँ पे 1 मिनट और रुकने का मन नहीं किया। वहाँ से वो बहुत दुखी होकर परेशान होकर सीधा घर चली आती है। लौटते वक्त रास्ते में उसे एक सरकारी स्कूल दिखता है। उसे याद आता है कि उसके ससुर जी उसी स्कूल में काम करते हैं। वो उनसे मिलने चली जाती है। क्या हुआ बहू, तुम यहाँ पे आई? पिताजी, वो मैं होटल के बारे में आपसे बात करने आई। जब होटल चल रहा था उसी से मेरा हार्ट ऑपरेशन हुआ, जिस वजह से मैं फिर से टीचर का काम करने लगा। अब वो बंद पड़ा होटल को लेके क्या करें? उनकी बातें सुन के भी अनामिका कुछ कह नहीं पाई। वहाँ से चुपचाप परेशान होकर चली गई। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन रमेश ऑफिस में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस आके रमेश को गिरफ्तार कर लेती है। बेल कराने में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। रमेश बहुत परेशान था। इधर ऐसा हुआ, उधर 2-3 दिनों में ही तेज बारिश के कारण शारदा की जमीन में पूरी तरह से पानी भर जाता है। भारी बरसात के कारण दीवार टूट जाती है और प्रसाद को बहुत चोट लगती है। फिर से घर में निराशा छा जाती है। सभी लोग अनामिका के पास आते हैं, जो सोफे पे बैठकर बस अपने होटल के बारे में ही सोच रही थी। वो मिलके बात करते हैं और सोचते हैं फिर से कैसे होटल को शुरू किया जाए। सब लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग तरकीब बताते हैं, पर उनमें से एक भी विचार काम लायक नहीं था। तभी अचानक अनामिका के दिमाग में एक तरकीब आती है। माँ जी, मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरकीब है, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्या है बहू, बताओ। बताओ अनामिका, तुमने क्या सोचा है? अनामिका, जेल होटल। जेल होटल मतलब जेल में जाके होटल शुरू करेंगे? जेल होटल मतलब जेल में जाके होटल शुरू नहीं करेंगे। होटल जेल की तरह होगा। हम हमारे ग्राहकों को कैदियों के कपड़े देंगे और हम पुलिस के कपड़ों में उन्हें खाना परोसा करेंगे। उसकी बातें सुन के सभी लोग उसकी परिकल्पना की बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर शुभ मुहूर्त देखकर होटल को प्रारंभ किया जाता है और होटल का नाम अनामिका जेल होटल रखा जाता है।
वो पैम्पलेट्स भी बनवाते हैं। शारदा बस स्टैंड में ले जाके सभी में बांटती हैं। बाबू, हमने अनामिका जेल होटल के नाम से होटल शुरू किया है, एक बार जरूर आइए। प्रसाद भी रेलवे स्टेशन के पास खड़े होकर सभी में पैम्पलेट्स बांटते हैं और अनामिका का जेल होटल के बारे में बताते हैं। उधर अनामिका होटल के सामने माइक लेके घोषणा करके बताती है। उसकी बातें कई लोगों ने सुनी। सभी को लगा कि एक बार जाके जेल होटल कैसा है देखना चाहिए। ऐसा कहकर वो सभी लोग जेल होटल घूमने आते हैं। प्रसाद पुलिस की वर्दी में गेट के पास खड़े हो गए और होटल में आने वाले ग्राहकों को कैदियों का यूनिफॉर्म देने लगे। उन यूनिफॉर्म को पहन के सभी लोग बैठ जाते हैं। शारदा और अनामिका पुलिस यूनिफॉर्म पहन के ग्राहकों के पसंदीदा व्यंजन लाके उन्हें परोसने लगती है। रमेश पुलिस यूनिफॉर्म पहन के काउंटर में बैठ जाता है। तभी वहाँ पे सुदर्शन नाम का एक ग्राहक, जिसे ये तरकीब बहुत अनोखा लगता है, वो अनामिका से कहता है, देखिए, आपका ये परिकल्पना बहुत अद्भुत है। मुझे लग रहा है कि मैं जेल में बैठ के स्वादिष्ट पकवान खा रहा हूँ। बहुत थ्रिलर भी है। चाहे कुछ भी कहिए, आपने ऐसा सोचा और इसे बनाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसमें सिर्फ मेरा प्रयास ही नहीं है, इसमें मेरा पूरा परिवार, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे पति, सभी का बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी ने मिलकर ये किया है। अनामिका जेल होटल भले मेरे नाम पे हो, पर इसमें सभी का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए ये सराहना सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सभी सदस्यों को जाता है। वाओ, इट्स रियली ग्रेट फैमिली। इतना कहकर वो सज्जन पैसे देते हैं और चले जाते हैं। तब से घर के सभी सदस्य मिलकर अनामिका जेल होटल चलाने लगे और जो मुनाफा आने लगा उससे सभी मिलकर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बड़ी बहू अनामिका घर के दलान में बैठकर मक्खन निकालने के लिए छाछ मथ रही थी। तभी लालची सासू माँ शारदा अनामिका के पास आकर कहती है, अरे बहू अनामिका, मैंने जो करने को कहा उसमें क्या दिक्कत है? सासू माँ, आपने जो करने को कहा वो सही नहीं है, गलत है, इसीलिए मैंने कहा नहीं कर सकती। आपके कहे मुताबिक मैं मक्खन में मिलावटी नहीं कर सकती हूँ, वो पाप होगा, मुझे माफ कीजिएगा। मेरे मुंह पे ना कह रही हो, अभी मैं बेटे से कहती हूँ। उनसे मत कहिए माँ जी, माँ की बात नहीं सुनी हो ये कहकर वो पागलों की तरह मारपीट करते हैं। वो दर्द मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम्हें पति के मार से इतना डर है तो मैं जो मक्खन में मिलावटी करने को कह रही हूँ वैसा करो, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। हमारी मिलावटी मक्खन खरीद के लोग हम पे भरोसा करना छोड़ देंगे, फिर हमारे पास मक्खन खरीदने कोई नहीं आएगा। वो हमें मिलावटी परिवार कहेंगे और मारपीट करेंगे, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। देखो बहू, तुमने जो कहा ऐसा ना हुआ है ना होगा। जो मैं कह रही हूँ वैसा करोगी तो ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। मिलावटी अगर करेंगे तो जब तक उन्हें पता नहीं चलता तभी तक पैसे देंगे, और जब पता चल जाएगा वो आके मारपीट करेंगे, हमें गालियाँ देंगे, फिर हम ये मुंह लेकर कहाँ जाके छुपाएंगे, आप ही बताइए। तुम्हें जो करने को कहा जा रहा है वही तुम करो। थोड़ा मक्खन में मिलावटी हो ही जाएगा तो लोगों को क्या पता चलेगा। अनामिका बिना कुछ कहे शारदा के पैरों को छूते हुए दुखी मन होकर कहने लगती है, माँ, मैं मिलावटी मक्खन बेच के अपना आत्मसम्मान को नहीं मारना चाहती, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। अनामिका के इस तरह से विनती करने पे भी शारदा को उस पर जरा से भी दया नहीं आती है। बार बार अनामिका के समझाने के बावजूद वो समझती ही नहीं और अपने पैरों से उसे मारने भी लगती है। मेरे बेटे के हाथ में ही आज तुम ठीक होगी, देख लो तुम्हारी सासू माँ कैसी चीज है। ऐसा कह के वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अनामिका उठ के अपना आंसू पोंछती है, फिर मक्खन निकालने लगती है, उसे एक बर्तन में रखती है और सर पे लेके वो उसे बेचने निकल जाती है। आइए मालकिन आइए, शुद्ध मक्खन ले जाइए, मुंह में डालते ही घुल जाएगा, गर्मा गर्म चावल में डालते ही पिघल जाएगा, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा, पेट भी खा के खुश होगा। आइए बाबू आइए, शुद्ध देसी मक्खन ले जाइए। इस तरह से वो जोर जोर आवाज लगाते हुए बेचते हुए आगे बढ़ती है। उसकी आवाज सुन के कुछ महिलाएं उसके पास आती है, वो पैसे देती है और अनामिका से मक्खन ले जाती है। जब अनामिका मक्खन बेचते हुए थोड़ा आगे बढ़ती ही है, तभी कौशल्या नाम की एक टीचर जो उस गांव में नई नई आई थी, वो अनामिका को देखती है। अरे मक्खन बेचने वाली लड़की, इधर आना। उसके बुलाने पे अनामिका कौशल्या के पास जाती है। मालकिन,
मेरा नाम मक्खन वाली लड़की नहीं, अनामिका है। ये मक्खन बेच के ही मेरे पति, सासू माँ, ससुर जी, हम सभी का गुजारा चलता है। ठीक है अनामिका, तुम्हारे पास जो मक्खन है वो अच्छा है। कह के भी क्या फायदा मालकिन, आज मुझसे मक्खन ले लीजिए, फिर खा के देखिए कि आपको मक्खन पसंद आया कि नहीं। अनामिका अच्छी बातें कर लेती हो। जीने के लिए क्या कुछ नहीं सीखना पड़ता मैडम जी। अब बताइए कितना मक्खन दूं? आज तुम मुझे 100 रुपए का मक्खन दे दो अनामिका, अच्छा लगे तो कल मैं फिर से ले लूंगी। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश होती है। ठीक है मालकिन, लेकिन कल भी इस गरीब बहू से ही मक्खन लीजिएगा। इस तरह 100 रुपए के बदले में मक्खन देके वहाँ से वो चली जाती है। इस तरह समय बीतने के साथ साथ घड़े के सारे मक्खन को बेच देती है और फिर पैसे लेके अनामिका घर लौट जाती है। घर के सामने ही सासू माँ शारदा एक स्टूल पे बैठी हुई थी। उनके बगल में पति रमेश एक छड़ी लेकर खड़ा था। दोनों बड़े गुस्से से अनामिका को देख रहे थे। अनामिका इससे बहुत डर जाती है। सासू माँ, ये रहे पैसे। ऐसा कहकर उस दिन के बेचे मक्खन के सारे पैसे वो सासू माँ को देती है। पैसे लेके सासू माँ गुस्से से कहती है, इतने मक्खन के बस यही पैसे, बाकी मक्खन गया कहाँ? तुम उसे बेची हो या फिर पेड़ के नीचे बैठकर खुद ही खा गई हो? मैं कैसे खा सकती हूँ माँ जी? मेरे कहे मुताबिक अगर मिलावटी मक्खन बेचती तो और ज्यादा पैसे मिलते, पर मेरी बात तो तुम सुनी नहीं। कितने कम पैसे मिले हैं। लग रहा है माँ की बात सुनने से तुम इनकार कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहने के साथ साथ रमेश अपनी हाथ की छड़ी से अनामिका को पीटने लगता है। अनामिका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती है। नहीं, मुझे मत मारिए, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है। ऐसा मारना लेकिन ठीक नहीं, अब मत मारिए। बिना कुछ सुने रमेश पीटने लगता है। तब जाके वो रुकता है जब वो खुद थक जाता है। मार खाते खाते अनामिका बेहोश होके गिर जाती है। अनामिका को जब होश आता है वो आंखें खोल के देखती है, अंधेरा हो चुका है और वो घर के बाहर पड़ी हुई है। खिड़की से वो अंदर जाने के लिए सासू माँ से विनती करती है, पर सासू माँ उसकी एक नहीं सुनती। अब चूंकि कुछ करने को नहीं था, इसीलिए बरामदे में भूखे ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक घायल गाय गुजर रही थी। वो उदास होकर अनामिका के पास आती है। वो सिंह से अनामिका को जगाती है। अनामिका आंखें खोल के देखती है, एक जख्मी गाय खड़ी है। तुरंत वो अपनी साड़ी फाड़कर गाय के जख्मों पर बांध देती है। देखते ही देखते वो गाय अंतर्ध्यान हो जाती है और एक देव कन्या में बदल जाती है। अनामिका, गायों का मजाक उड़ाने की वजह से गाय बन के जीने का मुझे अभिशाप मिला था। मेरी घायल अवस्था में बिना किसी स्वार्थ के अगर कोई विवाहित महिला मुझे मदद करती है तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अतः तुम्हारे कारण आज मुझे मुक्ति मिल गई। खुशकिस्मती है मेरी माँ। लगता है तुम्हारी परिस्थिति ठीक नहीं है। मुझे बताओ क्या हुआ। मुझे अपना कर्ज वापस करने का मौका दो, बताओ। देवकन्या के पूछने पर अपनी लालची सासू माँ और अत्याचारी पति के बारे में बहुत दुखी होकर अनामिका सारी बातें खुल के बता देती है। दुखी मत हो अनामिका, आज से तुम कोई साधारण मक्खन नहीं बल्कि सोने का मक्खन बेचोगी और उसी के साथ अपनी लालची सासू माँ और अत्याचारी पति को सही सबक भी सिखाओगी। देवकन्या अंतर्ध्यान हो जाती है। तब से अनामिका जब भी मक्खन मारने जाए तो बस सोने का मक्खन ही निकल आए। सोने के मक्खन को देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। उन सोने के मक्खन को बेचकर अनामिका परिवार का देखभाल करने लगती है। लेकिन जैसे ही लालची सासू माँ और अत्याचारी पति, जिसने अनामिका को बहुत पीटा था, वो मक्खन को छूने जाए तो वो सोने के मक्खन पिघल के साधारण मक्खन में बदल जाए। इस बात से उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है। शारदा जाके अपनी बहू अनामिका से माफी मांगती है और तभी से बहू के साथ वो भी मक्खन बेचने जाया करती है। रमेश भी अनामिका से बहुत प्यार से पेश आने लगता है और सभी मिलके खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।